हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम सब बीए फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर में इमाइल दुर्खिम के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग इमाइल दुर्खिम के जीवन परिचय के विषय में जानेंगे। आइए देखते हैं इमाइल दुर्खिम। डेविड इमाइल दुर्खिम 1858 से 1917 फ्रांस के महान समाजशास्त्री थे। कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर के साथ वे भी आधुनिक समाज विज्ञान के मुख्य शिल्पी एवं समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। जीवन परिचय। डेविड इमाइल दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक और समाज वैज्ञानिक शब्दावली में दुनिया का पहला आधिकारिक समाजशास्त्री माना जाता है। अध्ययन की विश्वविद्यालयी व्यवस्था में वे समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर भी थे। अपने अकादमिक जीवन के 3 दशकों में उन्होंने समाजशास्त्र को न केवल एक विशिष्ट अनुशासन के रूप में स्थापित किया, बल्कि इस अनुशासन की सैद्धांतिक और पद्धतिगत जमीन भी तैयार की। दुर्खिम की समाजशास्त्रीय संकल्पना का विधेयक तत्व मनुष्य को सामाजिक संबंधों का परिणाम मानता है। इस कारण दुर्खिम का समाजशास्त्र अपने बुनियादी ढांचे में व्यक्तिवाद के किसी भी रूप को मान्यता देने से इनकार करता है। मनुष्य की यत्ता को समाज की उपज मानने के संदर्भ में दुर्खिम कांट, मार्क्स वेबर आदि सामाजिक चिंतकों के नज़दीक बैठते हैं। गौरतलब है कि व्यक्ति को समाज का उत्पाद मानना और सामाजिक परिघटना को केंद्रीय महत्व देना ही समाजशास्त्र को अन्य अनुशासनों की तुलना में एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। समाजशास्त्र की यह विशिष्टता दुर्खिम के बिना संभव नहीं थी। हालांकि दुर्खिम ने मॉन्टेस्क्यू और रूसो जैसे विचारकों से लेकर व्यवहारवाद, समाजवाद तथा नैतिक शिक्षा जैसे मसलों पर भी सघन चिंतन किया है, परंतु समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनकी 4 रचनाओं द डिवीजन ऑफ लेबर, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सुसाइड तथा द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। डेविड इमाइल दुर्खिम का जन्म एपिनाल रोलेन के एक फ्रांसीसी यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता और दादा दोनों ही रब्बी यहूदी पुरोहित थे। उनकी शुरुआती शिक्षा भी एक धार्मिक स्कूल में हुई, लेकिन जीवन के शुरू में ही उन्होंने पूरी तरह से सेकुलर जीवन गुजारने का निश्चय किया। एक अध्यवसायी छात्र के रूप में उन्होंने विख्यात इकोल नॉर्मेल सुपेरियरे में दाखिला लिया और 1886 में अपनी डायरेक्टर के अंश के रूप में उन्होंने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की रचना की। इस रचना में दुर्खिम आधुनिक और पारंपरिक समाजों का फर्क दिखाते हुए यह प्रतिपादित करते हैं कि आधुनिक समाज जहां श्रम के विशेषीकरण पर आधारित होता है, वहीं पारंपरिक समाज साझे विश्वासों पर चलता है। उनके मुताबिक समाज के रूपों का यह अंतर नियमों की व्यवस्था के अंतर को भी दर्शाता है। इस तरह आधुनिक समाज स्वनियमन से संचालित होता है, जबकि पारंपरिक समाज के नियम बाहरी विश्वासों और अनुमोदन पर टिके होते हैं। दुर्खिम के अनुसार चूँकि साझे विश्वास सर्वमान्य नैतिकता के प्राधिकार पर टिके होते हैं, इसलिए इन विश्वासों पर आधारित व्यवस्था शक्ति और दबाव के जरिए ही कायम रह सकता है, जबकि स्वनियमकारी या आधुनिक समाज स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय जैसे तत्वों के बिना संतुलित नहीं रह सकता। विद्वानों का मानना है कि सामाजिक रूपों की विविधता को नियमों के विशिष्ट ढांचे से जोड़कर देखने का यह सूत्रीकरण अपराध और कानून के समाजशास्त्रीय अध्ययनों के लिए बुनियादी प्रेरक तत्व रहा है।
दुर्खिम मानते थे कि समाज के पारंपरिक और आधुनिक रूपों में विभ्रम के कारण तथा आधुनिक समाजों पर पारंपरिक कानून या नियम थोपने की प्रवृत्ति ही कई सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार होती हैं। आधुनिक समाजों की यह व्याख्या दुर्खिम के कृतित्व की विशिष्ट उपलब्धि मानी जाती थी। इस रचना में दुर्खिम व्यक्ति के सामाजिक साहचर्य या जुड़ाव का विश्लेषण करते हुए यह विचार भी रखते हैं कि व्यक्ति को खास तरह की सामाजिक साहचर्य की जरूरत पड़ती है। दुर्खिम दिखाते हैं कि सामाजिक संस्थाओं के अंदर स्वतः ही एक संशक्ति का तत्व होता है जो अपने सहभागियों से एक निश्चित व्यवहार की मांग करता है। दुर्खिम इसीलिए इस बात पर जोर देते थे कि व्यक्ति के बजाय सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनके अनुसार इन सामाजिक प्रक्रियाओं का ठोस रूप संस्थाओं और व्यवहार में अभिव्यक्त होता है, जिनका अनुवीक्षण के आधार पर भी अध्ययन किया जा सकता है। दुर्खिम इन प्रक्रियाओं को सोशल फैक्टर्स या सामाजिक तथ्यों की संज्ञा देते हैं। दुर्खिम को समाजशास्त्रीय अध्ययन में सांख्यिकी के सृजनात्मक उपयोग करने का श्रेय भी जाता है। इस संबंध में उनकी रचना सुसाइड एक मानक की तरह स्थापित है। इस कृति में दुर्खिम ने यह प्रतिपादित किया था कि आत्महत्या की अलग अलग दरों की व्याख्या व्यक्ति के सामाजिक संबद्धता के स्तरों में प्रकट अंतर के आधार पर की जा सकती है। मसलन उन्होंने दिखाया था कि व्यक्ति की निजी प्रवृत्तियों के आधार पर इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उम्रदराज पुरुष ही क्यों आत्महत्या करते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के कारकों जैसे उसके अविवाहित होने या समाज से अलग उसके अलगाव आदि पर ध्यान दिया जाए तो आत्महत्या के कारणों की शिनाख्त की जा सकती है। दुर्खिम अपने अध्ययन में सांख्यिकी का इस्तेमाल सामाजिक तथ्यों जैसे किसी समूह के सदस्यों के आपसी साहचर्य के रूपों की ताकत या चरित्र उजागर करने के लिए करते हैं। अगर किसी समूह में आपसी साहचर्य की भावना कमजोर है तो उसके सदस्यों में नैतिक या मनोवैज्ञानिक समस्याएं पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी। इसके उलट अगर किसी समूह में साहचर्य की भावना बहुत गहरी हो तो उसके सदस्य अपने समूह के लिए त्याग करने के लिए ज़्यादा तत्पर पाए जाएंगे। दुर्खिम की अन्य कृति द रूल्स ऑफ द सोशियोलॉजिकल मेथड समाजशास्त्र में प्रयुक्त की जाने वाली पद्धतियों की आधार भूमि मानी जाती है। इस रचना में दुर्खिम स्पष्ट करते हैं कि समाजशास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक व्यवस्था है, लिहाजा उसमें व्यक्ति के बजाय समाज के संस्थानिक और व्यवस्थागत रूपों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। इस रचना में दुर्खिम समाजशास्त्र को ऐसे ही सामाजिक तथ्यों का अध्ययन बताते हैं। उनके अनुसार इन सामाजिक तथ्यों के बीच एक खास तरह की संगति होती है जिसे केवल उनके निर्माणकारी अंशों का संचित परिणाम नहीं कहा जा सकता। अपनी रचना सुसाइड में दुर्खिम इसी बिंदु को स्पष्ट करना चाहते थे कि आत्महत्या जैसे निजी परिघटना को भी लोगों के साहचर्य संबंधों तथा सामाजिक बॉन्डिंग के आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। उनकी दलील थी कि व्यक्तिगत भावनाएं, मूल्य या विचार जैसी चीज़ों वास्तव में सामाजिक सहभागिता से ही उपजती हैं। दुर्खिम की दो रचनाएं द डिवीजन ऑफ लेबर तथा द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था की पड़ताल में आधुनिक उपागमों का इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती है। आधुनिकता के समाजशास्त्रीय विमर्श में ये दोनों रचनाएं अपने बारीक और सघन अध्ययन के कारण आज भी एक अनिवार्य संदर्भ मानी हुई है। दुर्खिम का चिंतन गहरे अर्थ में आधुनिक थे। आधुनिक और पारंपरिक समाजों में धर्म की भूमिका को लेकर दुर्खिम का यह सूत्र भी काबिले गौर है कि समाज की इन दो अलग किस्मों में धर्म के प्रकार एक जैसे नहीं होते। अब पारंपरिक समाजों में तो धर्म सामाजिक नियंत्रण का औजार होता है, जबकि आधुनिक समाजों में उसका यह प्रकार गैर जरूरी हो जाता है, क्योंकि आधुनिक समाजों में वह ज्ञान मीमांसा का प्रकार निभाने लगता है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था में उसकी भूमिका पहले जैसी नहीं रह जाती। दुर्खिम की यह निष्पत्ति समाजशास्त्रीय चिंतन के लिहाज से एक उपलब्धि कही जाएगी।
कि मनुष्य के एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में रूपांतरित होने की परिघटना को व्यक्ति की जैविक क्षमताओं या मनोविज्ञान के आधार पर व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। उनकी दलील है कि जैविक का सामाजिक में रूपांतरण सामाजिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संपन्न होता है। इसलिए दुर्खिम को लगता है कि मन और शरीर को दो अलग यत्ता करार करने वाले मत केवल समाज की प्रक्रिया से बाहर खड़े जैविक अस्तित्व और सामाजिक प्राणी का अंतर दर्शाता है। उनके अनुसार पहली अवस्था के प्राणी को रैसलन मनुष्य नहीं कहा जा सकता। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि मनुष्य में तर्क बुद्धि या व्यक्तित्व जैसी चीज़ें समाज की प्रक्रिया से ही पैदा होती हैं। दुर्खिम का मत था कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में बनाए रखने के लिए सामाजिक प्रक्रियाओं और साहचर्य के खास रूपों की दरकार होती है, यानी सामाजिक मनुष्य को उसके निश्चित सामाजिक विन्यास और संदर्भ से अलग हटाकर नहीं देखा जा सकता। इसलिए दुर्खिम आगाह भी करते हैं कि अगर मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र या दर्शन शास्त्र के अध्ययन की कोई पद्धति सामाजिक परिघटना को केवल व्यक्तियों की संचित गतिविधियों के आधार पर समझने का उपक्रम करती है, तो उसे समाज जैसे सबसे महत्वपूर्ण पक्ष को दरकिनार करने का दोषी समझा जाना चाहिए। दुर्खिम के चिंतन और कृतित्व में समतावाद की स्पष्ट प्रतिष्ठा के बावजूद नारीवादी विश्लेषकों का कहना है कि उन्होंने स्त्रियों के मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। एक हद तक यह बात सही है कि समाजशास्त्री के तौर पर दुर्खिम की कोई भी रचना स्त्री पक्ष पर एकाग्र नहीं है, लेकिन 19वीं सदी के जिस दौर में दुर्खिम समाजशास्त्र को व्यवस्थित कर रहे थे, उस समय स्त्रियों के प्रश्नों पर बहुत कम सामाजिक चिंतन विचार कर रहे थे। सुसाइड में उन्होंने आत्महत्या की एक भाग्यवादी किस्म का जिक्र किया है, जिसे वे मुख्यतः स्त्रियों के साथ जोड़कर देखते हैं। दुर्खिम का ख्याल यह भी था कि विवाह पुरुषों के लिए तो लाभकारी होता है, लेकिन स्त्रियों के लिए जीवन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। द डिवीजन ऑफ लेबर में दुर्खिम मूलवासियों के हवाले से बताते हैं कि ऐसे समुदायों में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पुरुषों के मुकाबले कमतर नहीं थी, जबकि इसके उलट आधुनिक समाजों में स्त्री की हैसियत कमज़ोर होती गई है। तत्कालिक समाज की औसत प्रवृत्ति स्त्री को कोमल और कमज़ोर के रूप में चित्रित करती थी। इसे देखते हुए दुर्खिम की दृष्टि निश्चय ही अग्रगामी कही जाएगी। दुर्खिम का अवदान समाजशास्त्रियों की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, प्रश्नांकन, समावेशन और जिरह का विषय रहा है। 30 के दशक में टैलकाट पार्सन्स ने दुर्खिम के कृतित्व को संरचनात्मक प्रकार्यवाद में समेटने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका में दुर्खिम के अवदान को प्रकार्यवाद और प्रत्यक्षतावाद के नज़रिए से देखा जाने लगा, जबकि फ्रांस में उनकी दृष्टि का लेवी स्त्रास जैसे मानवशास्त्रियों ने उपयोग किया, जिनकी दिलचस्पी दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित संकल्पनाओं, विचारों और समाज के अंतर संबंधों के आधार पर एक प्रतीकवादी मानवशास्त्र रचने में थी। लेकिन दुर्खिम के विचारों को आधार बनाकर नई व्याख्या करने का यह उपक्रम इस मायने में एकांगी साबित हुआ कि उसने दुर्खिम की मूल प्रस्तावनाओं के कुछ निश्चित हिस्सों का ही इस्तेमाल किया। मार्क्सवादी धारा के समाजशास्त्रियों ने अपने लेखन में दुर्खिम के चिंतन में ही निहित रेडिकल स्वरूप को महत्व देते हुए पार्सन्स के दृष्टिकोण को प्रतिसंतुलित करने का प्रयास किया है, जो दुर्खिम को राजनीतिक रूप से रूढ़िवादी साबित करने पर जोर देता है। समाजशास्त्रियों के एक समूह का मानना है कि दुर्खिम का समाजशास्त्र व्यक्ति को गौड़ कर देता है, लेकिन ध्यान से देखें तो दुर्खिम ऐसा इरादतन करते हैं। उनकी दृष्टि समाज को मूलतः सामूहिकता में समझने का आग्रह करती है तथा इस बात पर जोर देती है कि अगर सामाजिक सिद्धांतों की पड़ताल और समाजशास्त्र के व्यवहार में अंतर्विरोधों के अध्ययन को तवज्जो न देकर उसे व्यक्तिवाद का पर्याय बना दिया जाता है, तो समाजशास्त्र का बुनियादी उद्देश्य निरस्त हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।